दोस्तों, अगला अध्याय है फेरफार। कोई यह न समझे कि नाच आदि के मेरे प्रयोगों का मतलब यह है कि मैं उस समय स्वेच्छाछंद बन गया था। ध्यानपूर्वक देखने पर पाठकों को उनमें कुछ समझदारी भी मिलेगी। इस मोह काल में मैं भी कुछ हद तक सावधान था। पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च नफा तुला था। महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च न करने का निश्चय कर रखा था। मोटर की सवारी का और डाक का खर्च भी सदैव लिखता था और सोने के पहले सदा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अंत तक कायम रही। मैं समझता हूँ कि इसी कारण सार्वजनिक जीवन में मेरे हाथों लाखों रुपए का उलटफेर होने पर भी मैं उचित किफायत सारी रख सका। मेरी देख रेख में जितनी आंदोलन चले हैं उनमें कभी मैंने कर्ज नहीं किया, बल्कि हर एक में जमा की और कुछ न कुछ बचता ही रहा। यदि प्रत्येक नवयुवक उसे मिलने वाले थोड़े रुपयों का हिसाब सावधानी से रखे तो उसका लाभ जैसे भविष्य में मुझे और जनता को मिला वैसे ही उसे भी मिलेगा। अपने रहन सहन पर मेरा अंकुश होने के कारण मैं तय कर पाया कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए। अब मैंने खर्च आधा कर डालने का निश्चय किया। हिसाब से मालूम हुआ कि गाड़ी भाड़े पर मेरा काफी खर्च होता था। इसके अतिरिक्त कुटुंब में रहने के कारण एक बंदी रकम तो हर हफ्ते जाती ही रही। कुटुंब के लोगों के कभी कभी खिलाने पिलाने के लिए बाहर जाने की भलमनसी बरतना जरूरी था। फिर उनके साथ दावत भी कभी कभी जाना पड़ता तो गाड़ी भाड़ा लग ही जाता। कोई लड़की साथ होती तो उसके पैसे चुकाना भी फर्ज होता था। जब बाहर जाता तो घर खाने के लिए ना पहुंच पाता, पर पैसे तो देने ही होते और बाहर खाने में अलग से पैसा खर्च करने पड़ते। मैंने देखा कि ऐसे खर्चों से बचा जा सकता है। श्रम के कारण होने वाले कुछ खर्चों से भी बचने की बात समझ में आई। अब तक कुटुंब में रहता था, उसके बदले अपना कमरा लेकर रहने और कार्य की सुविधा तथा अनुभव प्राप्ति के लिए अलग अलग मोहल्लों में घर बदलते रहना ही भी निश्चय किया। घर ऐसी जगह पसंद किया जहां से काम के स्थान पर आधे घंटे में पैदल चलकर पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़े के पैसे बच जाएं। पहले जहां जाना होता वहां गाड़ी भाड़ा खर्चना पड़ता और घूमने के लिए अलग अलग समय निकालना पड़ता। अब काम पर जाते हुए ही घुमाई हो जाती। इस योजना में मेरा रोज 8-10 मील का चक्कर अनायास ही लग जाता। खासकर इस एक आदत की बदौलत मैं विलायत में शायद ही बीमार पड़ा हूँगा। शरीर काफी कस गया। कुटुंब में रहना छोड़ने पर 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए, दूसरा बैठक के रूप में। यह फेरफार का दूसरा खंड माना जा सकता है। तीसरा परिवर्तन अभी आगे होना शेष था। इस प्रकार खर्च आधा बच गया, पर समय का क्या होगा? मुझे मालूम था कि वैरिस्टी की परीक्षा के लिए अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इससे मन में बेफिक्र थी, पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे कोसती थी। लेली साहब के शब्द, तुम बीए हो जाओ फिर आना, चुभ रहे थे। मुझे बैरिस्ट्री होने के अतिरिक्त कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगा, कितने ही मित्रों से मिला। देखा कि वहां जाने के खर्च बहुत बढ़ जाएगा और वहां का शिक्षण क्रम भी लंबा है। 3 वर्ष से अधिक रहना मेरे लिए संभव न था। एक मित्र ने कहा, तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो तो तुम लंदन का मैट्रिकुलेशन पास कर लो। उसमें मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा, खर्च बिल्कुल ना बढ़ेगा। यह सुझाव मुझे पसंद आया। परीक्षा की विषय सूची देखकर डरा।
लैटिन और एक अन्य भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे सीखी जाए? पर उस मित्र ने कहा, वकील के लिए लैटिन बड़े काम की चीज है। जो लैटिन जानता है वह कानूनी किताबों आसानी से समझ लेता है। इसके अतिरिक्त रोमन लॉ की परीक्षा में एक सवाल तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व भी बढ़ता है। मुझ पर इन सब दलीलों का असर पड़ा। मुश्किल हो या सरल, पर लैटिन तो सीखनी ही है। दूसरी भाषा फ्रेंच होगी, यह भी निश्चय किया। प्राइवेट वर्ग के तौर पर चलने वाले मैट्रिकुलेशन क्लास में शामिल हो गया। परीक्षा हर छठे महीने होती थी, पर मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। यह काम मेरे बूते से बाहर का था। परिणाम यह हुआ कि कहाँ तो मैं सभ्य बनने चला था और कहाँ अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। टाइम टेबल बनाया, एक एक मिनट बचाने लगा, पर मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी न थी कि मैं और विषयों के उपरांत लैटिन और फ्रेंच की पढ़ाई पूरी कर सकूं। परीक्षा में बैठने पर लैटिन में फेल हो गया। दुखी हुआ, पर हिम्मत न हारी। लैटिन में रस आने लगा था। सोचा दूसरी बार परीक्षा में बैठने पर फ्रेंच अधिक मजबूत हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय लूंगा, रसायन शास्त्र, जिसमें आज मैं देखता हूँ कि मुझे खूब रस आना चाहिए था। प्रयोगों के अभाव में मुझे रुचता ही न था। देश में तो यह विषय मेरी शिक्षा में था ही, अतः लंदन मैट्रिक के लिए भी पहली बार मैंने इसी को पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता विषय लिए। ये विषय आसान समझे जाते थे, मुझे भी आसान लगे। परीक्षा की तैयारी के साथ ही रहन सहन में और अधिक सादगी लाने की कोशिश शुरू की। मैंने देखा कि अभी मेरी सादगी अपने कुटुंब की गरीबों के अनुरूप नहीं है। भाई की तंगी और उनकी उदारता को सोचकर मन खीन हो उठा। 8 और 15 पाउंड मासिक खर्च करने वालों को तो छात्रवृत्तियां मिलती थीं। अपने से अधिक सादगी से रहने वाले भी मुझे दिखाई देते थे। ऐसे बहुत से गरीब विद्यार्थियों से मेरा परिचय हो गया था। एक गरीब विद्यार्थी लंदन के कंगाल महल में 2 शिलिंग प्रति सप्ताह किराए पर एक कमरा लेकर रहता था और लोकार्ड की सस्ती कोको की दुकान में 2 पेनी कोको और रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। उसका मुकाबला करने की तो मुझमें शक्ति न थी, पर यह देखा कि मैं अवश्य 2 की अपेक्षा एक कमरों में गुजारा कर सकता हूँ और आधा खाना अपने आप भी पका सकता हूँ। इस तरह 4 या 5 पाउंड महीने में रह सकता हूँ। सादे रहन सहन पर मैंने किताबें भी पढ़ी, पुराना कमरा छोड़ा और 8 शिलिंग प्रति सप्ताह पर एक कमरा किराए पर लिया। एक अंगीठी खरीदी और सवेरे का खाना हाथ से पकाना आरंभ कर दिया। पकाने में मुश्किल से 20 मिनट लगते थे। जई का दलिया और कोको के लिए पानी उबालने में और कितना समय लगता। दोपहर को बाहर खा लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ लेता। इस प्रकार 1 शिलिंग रोज में पेट भर लेना सीख लिया। यह मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा हो जाने से समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठने पर पास हो गया। पाठक यह न समझे कि सादगी के कारण मेरे जीवन में कोई निराशा आ गई। इसके विपरीत फेर फार के कारण मेरी आंतरिक और बाहरी स्थिति के बीच एकता हो गई। कौटुंबिक स्थिति के साथ मेरे रहन सहन का मेल हो गया। जीवन अधिक सत्यमय हो गया। आत्मिक आनंद की सीमा न रही।